तो आज हम बात करने हैं वाले हैं सिख साम्राज्य की। तो सिख एक ऐसी कौम जो भारत में मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक और वर्तमान समय तक भारत में हर जगह, चाहे तो सेना में देखें या भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों में देखें, क्रांतिकारी दलों में देखें, हर जगह सिखों का बड़ा योगदान रहा है। तो सिखों की शुरुआत कहाँ से होती है, अपन ये सब पूरी कहानी को आज जानते हैं। सिखों से साम्राज्य से लेकर या सिखों के गुरुओं से लेकर जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं हमारे, उन सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो बात करें कि सिख कौन है। तो अगर आप देखेंगे सिख जो शब्द बना है वो शिष्य से बना है। यदि आप देखेंगे कि शिष्य शब्द होता है, शिष्य, उसी शब्द को थोड़ा सा विकृत करके या उसी से अभ्रंश बन के क्या बना है, सिख बना है ना, सिख। तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी। प्रथम जो गुरु थे उनका नाम था नानक देव। ये प्रथम गुरु हैं और ये एक सिख संप्रदाय की स्थापना करते हैं। हालांकि यह एक धार्मिक संप्रदाय था। जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, सिखों की पगड़ी या जो हमारे सिख नाम सुन के हमारे दिमाग में जो एक फोटो आ जाता है, दाढ़ी वाले पगड़ी वाले सिख, ये जो सिख परंपरा हुई है ये गुरु गोविंद सिंह के बाद हुई है। शुरुआत में जो है सिख एक, जैसे हमारे हिंदू धर्म में अनेक बाबाजी हो जाते हैं, संत हो जाते हैं, जैसे कबीर दास हुए या रैदास हुए या अन्य जितने भी साधु संत हुए, उन्होंने अपनी एक विचारधारा फैलाई। उसी हिसाब से जो है सिख धर्म की स्थापना भारत में हुई थी। अगर हम देखें तो गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था वर्तमान के पाकिस्तान में। तलवंडी नामक जगह थी। तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 में। सिख संप्रदाय की स्थापना की थी गुरु नानक देव जी ने। इनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। और गुरु नानक देव जी को जो एक आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कार्तिक पूर्णिमा को हुई थी। कार्तिक पूर्णिमा को, जिसे प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है, 1496 में हुआ। गुरु ने सबसे महत्वपूर्ण काम जो किए तो एक दो व्यवस्था उन्होंने चलाई थी। एक लंगर की व्यवस्था जिसमें निःशुल्क भोजनालय की स्थापना, यानी कि संगत और पंगत। संगत पंगत को आप अच्छे से याद रखेंगे, यानी कि हमको सत्संग करना है और आप सभी लोगों को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो बाद में ये भोजन व्यवस्था लंगर के नाम से जानी जाती है। अपन देखते हैं कि जितने भी गुरुद्वारे हैं भारत में, सभी गुरुद्वारों में आपको निःशुल्क भोजन मिलता है ना। गुरु, जैसे अमृतसर का गुरुद्वारा है, वहाँ पर लाखों लोग एक साथ भोजन करते हैं। भारत में किसी भी गुरुद्वारे में आप कभी भी पहुँच जाइए, आपको भोजन मिलेगा। ये इस व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। क्योंकि आप भोजन के नाम से व्यक्ति इकट्ठे भी हो जाते हैं, दाल बाटी का प्रोग्राम हो रहा है, कोई बढ़िया दाल वाफले बन रहे हैं तो आप आ जाओ, बढ़िया सत्संग करो। तो संगत और पंगत की व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी? गुरु नानक देव जी। और इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो गई। करतारपुर कॉरिडोर चर्चाओं में रहा, आपने सुना होगा। पाकिस्तान में जगह है, भारत के बहुत से सिख वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, तो पाकिस्तान से वीजा लेना पड़ता है। क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल पास है, इसलिए पाकिस्तान सरकार ने कॉरिडोर बना दिया जिससे कि बिना वीजा के लोग आ जा सकें। जैसे सिखों का प्रमुख तीर्थ हो गया, जहाँ गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ या जहाँ उनकी मृत्यु हुई, तो वहाँ पर जो है उनके सिखों का क्या है, वो तीर्थ है। जब बंटवारा हुआ था तो 75% पंजाब चला गया था पाकिस्तान में और 25% हमारे पास रहा, है ना। तो जो करतारपुर साहिब हैं या ननकाना साहिब, जिसे हम तलवंडी पाकिस्तान में जहाँ उनका जन्म हुआ था उसे कहते हैं ननकाना साहिब। तो वहाँ पर सिखों की सिख तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं। गुरु नानक देव जी को हम याद रखेंगे, एक तो सिख धर्म के संस्थापक के तौर पे, दूसरा इन्होंने संगत और पंगत कार्यक्रम चलाया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक,
गुरु नानक देव जी के बाद में जो अगले गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु अंगद। अंगद का ही नाम था लहना। क्या नाम था? लहना। ये गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। आप 10 गुरु को क्रम से याद रखेंगे कि किसके बाद कौन हुए और उनने कौन से काम किए। तो 1539 से 1552 तक ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु रहे। ठीक है। और इन्होंने सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया था गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि जो मतलब जिसमें पंजाबी लिखी जाती है, आपने देखी हुई गुरुद्वारे पे या कहीं पर भी पंजाबी भाषा होती है, उनकी जो पंजाबी भाषा होती है, उस लिपि को किसने बनाया था? गुरु अंगद देव ने बनाया था। यानी गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था भाई? गुरु अंगद देव ने, जिन्हें हम लहना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। लंगर व्यवस्था शुरू किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने। और इसको परमानेंट किसने कर दिया, स्थायी किसने कर दिया? गुरु अंगद देव ने। समझ में आई मेरी बात? तो गुरु नानक देव जी से 2 प्रश्न बन रहे थे। एक तो सिख धर्म के संस्थापक हैं, दूसरा इन्होंने संगत पंगत चलाई। पहले गुरु थे सिखों के। 1469 में पाकिस्तान के तलवंडी में जन्म हुआ था और करतारपुर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। दूसरे नंबर के गुरु हैं गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी को हम लहना कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया या प्रारंभ किया। इंपोर्टेंट प्रश्न हो गया है ना। तीस नंबर के गुरु आते हैं गुरु अमरदास। तो पहले नंबर पे कौन थे? गुरु नानक देव जी। दूसरे नंबर पे कौन है? गुरु अंगद देव जी। और 30 नंबर पे कौन है? गुरु अमरदास। अब अमरदास से क्या प्रश्न बनता है? तो ये 30 नंबर के गुरु थे। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति जिसे कहते हैं लवन। अपन में शादी होती है भाई, हम बारात लेके जाते हैं, 7 अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, भावरें पड़ती हैं हमारी। तो ये हमारी एक परंपरा है। लेकिन सिखों में अलग तरीके से होता है। वो अग्नि की परिक्रमा ना लेकर गुरु ग्रंथ साहिब की परिक्रमा करते हैं। मतलब उनकी अलग तरीके से शादी हो, इस व्यवस्था को शुरू करने वाले गुरु थे गुरु अमरदास, जिसे कहा लवन। क्या कहा? लवन। वैसे भी अगर तुम देखोगे लवन शब्द बना है लगन से। कैसे बना है ना? अपन शादी को लगन कह देते हैं, तो लगन शब्द। तो लवन पद्धति की शुरुआत किसने की थी? गुरु अमरदास ने। सिखों के ये तीसरे गुरु हैं। ठीक है। जो अकबर था उस समय शासक था, क्योंकि ये 1552 से 1574 तक की बात है। इस बीच में आप समझ रहे हैं कि 1556 से अकबर गद्दी बैठा था 1605 तक। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। तो ये किसका समय है? अकबर का। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदबाल जाकर भेंट की और गुरुपुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान की। जो अमरदास की पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी, तो बीबी भानी को उन्होंने 500 बीघे जमीन दान दी थी। बाद में यही 500 बीघे जमीन में क्या बनता है? अमृतसर शहर की स्थापना होती है ना, या हरमंदर साहिब गुरुद्वारा बनाया जाता है। तो तीसरे नंबर के गुरु कौन है भाई? अमरदास। कौन है? अमरदास। अमरदास से हमें क्या प्रश्न याद बनेगा कि एक लवन पद्धति और इनकी बेटी से अकबर ने जो है बेटी को 500 बीघे जमीन दान की थी। इनसे मिलने कौन आया था? अकबर आया था। तो अभी तक हमारे 3 गुरु हो गए। पहले नानक देव जी, दूसरे अंगद देव जी और तीसरे अमरदास। मैं एक को पढ़ाकर फिर से रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको यही चीजें याद हो जाएं। तो पहले गुरु कौन थे? नानक देव जी। नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक हैं। जन्म 1459, ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान। मृत्यु करतारपुर में। संगत पंगत की शुरुआत। दूसरे गुरु कौन है? अंगद देव जी। अंगद देव जी से प्रश्न बनता है कि इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। दूसरे नंबर के गुरु थे। तीसरे नंबर के गुरु हो गए कौन? अमरदास। अमरदास जो है, अमरदास से हमें एक ही प्रश्न बनेगा कि लवन पद्धति हिंदुओं से अलग विवाह प्रथा इन्होंने चलाई और इनसे अकबर ने मुलाकात की, 500 बीघे जमीन इनकी बेटी को दान किया। और अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक संत की नियुक्ति की। एक महंत बना दिया। सिखों की 22 अलग अलग गद्दियां बना दी, आश्रम बना दिए 22, और हर आश्रम पर, हर गद्दी पर एक महंत नियुक्त कर दिया। चौथे नंबर के गुरु होते हैं गुरु रामदास। कौन होते हैं? रामदास।
रामदास से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, रामदास से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नामक की स्थापना की। आप अमृतसर, तो सर का मतलब होता है सर, सरोवर या तालाब, है ना। आप कभी जब भी गुरुद्वारा अमृतसर में गए होंगे तो अमृतसर में आपने देखा कि गुरुद्वारा बीच में है, चारों तरफ एक तालाब है, एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के बीच में गुरुद्वारा है। तो जो तालाब है उसका नाम है अमृतसर। क्या नाम है? तो उस तालाब का निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास ने। ठीक है। और ये अमृतसर शहर बसा है, ये भी किसने बनाया? गुरु रामदास ने। ठीक है। और फिर अब 5वें नंबर के गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव। 5वें नंबर गुरु कौन होते हैं? अर्जुन देव। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। तो पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। नानक देव जी ने संगत पंगत चलाया, ननकाना साहिब में जन्म हुआ, ठीक है, करतारपुर में मृत्यु हुई। दूसरे नंबर के गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी के समय में हमने देखा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार हुआ। तीसरे नंबर के अमरदास, अमरदास ने लवन पद्धति चलाई। अकबर ने आके मुलाकात की, 22 गद्दियां बनाई, 22 गद्दियां बनाई। चौथे गुरु जो है रामदास हुए। रामदास से प्रश्न बनेगा, इन्होंने अमृतसर तालाब खुदवाया और अमृतसर शहर की स्थापना की। 5वें गुरु आ गए गुरु अर्जुन देव। कौन आ गए? अब अर्जुन देव से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। गुरु अर्जुन देव जी को इसलिए जाना जाता है कि इनकी हत्या करवा दी थी किसने? जहांगीर ने। किसने? जो उस समय मुगल बादशाह अकबर का बेटा जहांगीर था, उसने क्या काम किया था कि जो गुरु अर्जुन देव थे उनकी हत्या करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि अर्जुन देव ने जहांगीर के जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था खुसरो, खुसरो ने अपने बाप के खिलाफ, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, विद्रोह किया था। और उस विद्रोह में खुसरो की मदद की थी 5वें गुरु अर्जुन देव ने। इसलिए अर्जुन देव से गुस्सा होकर के अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी जहांगीर ने। अपने बेटे की दोनों आंखें फोड़वा दी। जिसने विद्रोह किया था खुसरो, उसकी दोनों आंखें फोड़वा दी और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। यहीं से शुरू होता है मुगलों और सिखों का आपस में दुश्मनी, जो गुरु गोविंद सिंह या बंदा बहादुर तक आके बहुत ज्यादा बढ़ती ही जाती है, फिर कम नहीं होती। ठीक है। तो 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाने के बाद से मुगलों और सिखों की आपस में शत्रुता प्रारंभ हो जाती है। देखिए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इन्होंने पद को पैतृक बनाया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। पैतृक मतलब क्या? अभी तक जो शिष्य थे वही गुरु की पदवी पर बैठते थे। शिष्य जैसे गुरु नानक देव जी के शिष्य थे अंगद, अंगद के शिष्य थे अमरदास, अमरदास थे रामदास। लेकिन 5वें गुरु अर्जुन देव ने अपने बाद अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया। तो इससे क्या बन गया? पद पैतृक हो गया। कैसा हो गया? अनुवांशिक, है ना। पिता के बाद उसका बेटा गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। अभी मैंने आपसे कहा था कि अमृतसर किसने बनाया था? रामदास ने। जो तालाब था वो किसने बनवाया है? रामदास ने। लेकिन तालाब के बीच में जो गुरुद्वारा है, जो गुरुद्वारा है जिसे अपन स्वर्ण मंदिर कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। वो जो गुरुद्वारा है उस गुरुद्वारा का नाम है हरमंदिर साहब। क्या नाम है? तो जो हरमंदिर साहब है उसका निर्माण किसने करवाया था? 5वें गुरु अर्जुन देव ने। किसने करवाया था? और 1606 में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण अर्जुन देव को फांसी दे दी। किसने? जहांगीर। किसने दे दी भाई? जहांगीर। क्यों दे दी? आप समझ ही गए कि जहांगीर के बेटे खुसरो की इन्होंने मदद की थी। खुसरो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहा था, खुद गद्दी पे बैठने का प्रयास कर रहा था। समझ में आ रही बात आपको मेरी? चलिए ठीक है। तो अभी तक कितने गुरु हुए? 5 गुरु। तो 5 गुरु को एक बार फिर रिपीट करते हैं हम। सबसे पहले गुरु नानक देव जी। नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक, तलवंडी पाकिस्तान 1469 में जन्म, है ना। 1539 में करतारपुर में मृत्यु। संगत पंगत इन्होंने चलाई।
कार्तिक पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए दूसरे नंबर है गुरु अंगद देव जी। अंगद देव जी से एक ही प्रश्न बनता है कि इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। कौन से थे, अंगद देव। तीसरे नंबर है गुरु अमरदास। कौन थे, अमरदास ने हिंदुओं से अलग लवन पद्धति का प्रचार करा। चौथे नंबर है गुरु रामदास। रामदास ने अमृतसर जलाशय खुदवाया, अमृतसर की स्थापना। पांचवें नंबर है गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव जो है, अर्जुन देव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने हरमंदिर साहब बनाया और इनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी। खत्म कहानी। गुरु पद को पैतृक बनाया, ये भी याद रख सकते। छठवें नंबर के गुरु होते हैं गुरु हरगोविंद। ठीक है, अब देखो छठवा, सातवां, आठवां तीनों के नाम हाथ से शुरू हो रहे हैं, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। छठवें, सातवें, आठवें, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो देखो छठवें, सातवें, आठवें तीनों के नाम हाथ से शुरू हैं, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। ठीक है ना, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन छठवें, सातवें, आठवें। और नवे दसवें तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तेग बहादुर नवे और दसवें गुरु गोविंद सिंह। तो हो गए दसों याद है आपको। एक बार हम दसों के नाम याद करते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव, दूसरे अंगद देव जी, तीसरे अमरदास, चौथे रामदास, पांचवें अर्जुन देव, छठवें हरगोविंद, सातवें हरराय, आठवें हरकिशन, नवे तेग बहादुर, दसवें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, समझ आ रहा है? भैया पीछे तू बैठा है लाला, क्या नाम है तेरा लास्ट में, आज ही आया ना, तो यार ने मोह मांगे को लाभ है जो आपनो ही है ना, मोह तेरो ही है ना। मैं क्या बुलवा रहा हूँ यार, अरे का दिक्कत हैगी यार, अपनी घर की बात हैगी। कन्फ्यूजन हो, एक बेर होएगी, दो बेर होएगी, तीन बेर, चौथी बेर तो मिटाई जाए ना, मिटाई क्या बता, एक बेर में मिट जाए। आवाज तो आ रही ना मेरी, बस तो आवाज आ ही रही है मेरी। एक बेर कन्फ्यूज होएगो, दो बेर होएगो, तीन, मैं तो 5-6 बुलवाता हूँ, 2 और 10 बेर बुलवा समझ रहे हो। लेकिन अब तुम कोशिश ही नहीं करो, इस डर में है कि कन्फ्यूज हो जाएगा, तो फिर कैसे सीखोगे ना, फिर याद होंगी चीजें। ठीक है, तो कुल कितने गुरु हुए हैं, 10। कितने हुए हैं, पहले केवल नाम याद कर लो, पहले, दूसरे बोलना है अंगद, गुरु अंगद देव, तीसरे कौन, अमरदास, चौथे, पांचवें, अभी 5 ही पढ़े अपन ने, 5 ही पढ़े, छठवें हरगोविंद, सातवें हरराय, आठवें हरकिशन, तेग बहादुर, गोविंद सिंह। तो पहला काम तो यही कि कम से कम नाम याद हो जाए, पहला काम तो यही कि कम से कम नाम याद हो जाए। दूसरा काम ये कि उनके काम याद हो जाए, नाम के बाद काम, नाम के बाद काम। तो भाई नानक देव जी से हमने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं, इतना का एक तो पहले हैं तो संस्थापक हो गए, जन्म मृत्यु इनकी याद करना है, और किसी की याद तो मैं करवा नहीं रहा, ये पहले हैं इसलिए याद करना पड़ेगा कि 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में पैदा हुए थे और करतारपुर में 1539 में मृत्यु हुई थी। संगत और पंगत इन्होंने चलाया, संगत पंगत लंगर व्यवस्था, जो लंगर होता है ना, लंगर इन्होंने शुरू किया। ठीक, दूसरे गुरु हुए गुरु हमारे अंगद देव। अंगद देव से हमने एक ही चीज याद की, क्या याद किया, गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा इनने ही बनाई, दूसरे नंबर वालों ने। तीसरे नंबर वाले हुए हमारे अमरदास। अमरदास से हमने एक ही चीज याद की, हिंदुओं से अलग लवन पद्धति, है ना, हिंदुओं से अलग लवन पद्धति। तीसरे हुए हमारे, चौथे हुए रामदास। रामदास ने अमृतसर बसाया, अमृतसर नगर और अमृतसर तालाब, 22 गद्दियों की स्थापना, ये इन्होंने किया। ठीक है, 5वें नंबर के हुए गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने एक तो हरमंदिर साहब जो गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है इन्होंने बनाया,
और साथ ही इन्होंने इनकी हत्या जहांगीर ने 1606 में कर दी खुसरो की सहायता के कारण, और गुरु पद को पैतृक बनाया। अभी तक आप लोगों को मैंने ये 7-8 बार रिपीट करवा दिया, तुम फिर भी कहो कि हमको याद नहीं हो रहा, तो ये तुम अपने आप को झांको तो सही कि तुम कितने अपने अंदर होपलेस बैठे हो। तुम प्रयास ही नहीं कर रहे हो। तुम 1 बार 2 बार तो प्रयास करो, तीसरी बार तो थोड़ा थोड़ा आएगा, चौथी बार और ज्यादा आएगा, 5वीं बार में बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा, 6ठी बार में हो जाएगा। अब गुरु हरगोविंद सिंह की बात करते हैं। तो गुरु हरगोविंद सिंह के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब इनके पिता गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी? जहांगीर ने। और जहांगीर कौन था? मुगल बादशाह। तो मुगलों की और सिखों की आपस में तनातनी हो गई, शत्रुता दुश्मनी यहीं से हो जाती है 5वें गुरु से। अब जो हरगोविंद सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो पहली बात तो अब यहां से सिख जो केवल एक धार्मिक संप्रदाय था वो थोड़ा सा अपने अंदर चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि थोड़ा सा वो अपने आप का सैन्यकरण करते हैं। भाई आगे से कोई बादशाह या हम पे आक्रमण करे या हमारी उनसे लड़ाई हो गई तो अपने आप को हथियार मतियार मजबूत तरीके से पेश करना है ना। तो इस तरीके के काम किसने किए? गुरु हरगोविंद सिंह। सिखों के 6ठे गुरु हुए। ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। कौन? गुरु हरगोविंद सिंह। इनकी तलवारों के नाम थे मीरी और पेरी। मीरी और पेरी ये 2 इनकी तलवारें थी जो दोनों तरफ तलवारें बांध के बैठते थे। और इन्होंने अपने दरबार में लंगाड़ा बजवाना की प्रार्थना जो प्रथा, लंगाड़ा बजाने की प्रथा शुरू किसने की? दरबार में लंगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। और इन्होंने गुरु हरगोविंद सिंह सिखों को सैन्य बल में बदल दिया। सैन्य बल में बदल दिया। समझ गए क्यों बदला? क्योंकि इनके पिता की हत्या कर दी थी 5वें गुरु अर्जुन देव की। और इन्होंने अकाल तख्त बनवाया। क्या बनवाया? अभी अकाल तख्त क्या है? तो जो हरमंदर साहिब गुरुद्वारा है अमृतसर में, वहीं पर एक अलग से एक सिंहासन है जिस पर गुरु बैठते हैं। और अकाल तख्त से जो बात कह दी गई उस सिंहासन पे बैठकर, कुर्सी पे बैठ के, तो वो बात सभी सिखों को मान्य होगी। कोई भी सिख उस बात से बाहर नहीं जाएगा। तो वो अकाल तख्त किसने बनाया? हरगोविंद। देखो तुम इनको विशेष पिन करो और तुम्हें पिन समझ में आएगा ये काम ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इनके पिता गुरु अर्जुन देव की जहांगीर ने हत्या करवा दी। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये 2 तलवार बांध के बैठ रहे हैं, लंगाड़ा बजवा रहे हैं जिसमें जोश आए, है ना। इन्होंने सैन्य बल बदल दिया, इन्होंने अकाल तख्त बनवा दिया। तो ये सारे काम कैसे हैं? लड़ाई भड़ाई वाले काम है कि नहीं। गुरु हरगोविंद सिंह ने अमृतसर शहर की क्या करवा दी? किलेबंदी करवा दी, बाउंड्री बनवा दी बड़ी ऊंची, जिससे कोई भी सीधा अमृतसर में घुस ना पाए। समझ आ रही मेरी बात? तो एक एक पॉइंट को आप पीछे से रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद आ जाएगा कहानी। तो अब देखो गुरु हरगोविंद सिंह से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। पहला पॉइंट इनसे क्या बन रहा है कि इन्होंने सिखों का सैन्यकरण किया। ये 2 तलवार बांध करके बैठते थे। इन्होंने अमृतसर शहर की किलेबंदी कर दी। इन्होंने दरबार में लंगाड़ा बजाने की प्रथा प्रारंभ की। किसने? गुरु हरगोविंद। क्लियर ना? देखो अब हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव, जन्म 1469, तलवंडी पाकिस्तान, ननकाना साहिब कहते हैं। मृत्यु करतारपुर 1539। संगत पंगत की प्रथा शुरुआत। दूसरे गुरु अंगद देव, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तीसरे गुरु अमरदास, इन्होंने हिंदुओं से अलग लवन विवाह पद्धति की शुरुआत की। चौथे गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर तालाब और अमृतसर शहर की स्थापना की। 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी, है ना, अर्जुन देव। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर। और अर्जुन देव से एक प्रश्न और क्या बनेगा?
इन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहब की स्थापना की। गुरुद्वारा इन्होंने ही बनवाया था। इनकी हत्या के बाद इन्होंने अपने बेटे को ही गद्दी पर बिठाला, तो गुरुपद पैतृक हो गया। इनके बाद छठवें गुरु बने हरगोविंद। हरगोविंद ने सैन्यकरण किया, 2 तलवार बांध के मीरी पीरी बैठते थे, लंगाड़ा बजवाते थे, अमृतसर की किलेबंदी करवा दी, अकाल तख्त का निर्माण करवाया। देखो, अगर तुम चाहो तो यही याद हो जाएंगे, तुम चाहो तो याद हो जाएंगे, तुम नहीं चाहोगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। तुमको खुद तो प्रयास करना पड़ेगा भैया। 6वें 7वें 8वें तीनों के नाम हाथ से हैं, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन। तो अगले हैं हरराय। देखो, 7वें और 8वें से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। ये 7वें गुरु थे। और हरराय से जो आपको पता है कि शाहजहां के जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था दारा शिकोह, दारा शिकोह ने दारा शिकोह ने इनसे आशीर्वाद लिया था, या इनसे जो है वार्तालाप सत्संग जो भी किया था। दारा शिकोह किससे मिला था? गुरु हरराय से। और 8वें हैं गुरु हरकिशन। ये छोटे से थे जब ये गद्दी पे बैठे और उनको चेचक हो गया। क्या हो गया? चेचक। चेचक मतलब माता निकल आई, माता निकल आई, और इनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई। गुरु हरकिशन सिखों के 8वें गुरु हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ये दिल्ली जाकर के औरंगजेब को बताना पड़ा था कि ये क्या है गुरुपद, क्या है तुम्हारी परंपरा। और इनकी बचपन में ही चेचक से मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगले जो हमारे 9वें नंबर के गुरु हैं वो हैं गुरु तेग बहादुर। कौन है? गुरु तेग बहादुर। ये 9वें नंबर गुरु हैं। अच्छा, गुरु तेग बहादुर से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? कि जब गुरु तेग बहादुर गद्दी पे बैठे थे तब औरंगजेब जो है मुगल बादशाह था। कौन था? औरंगजेब। और औरंगजेब ने आदेश दे दिया था कि सभी हिंदू धार्मिक स्थलों को, मंदिरों को तोड़ दो। हिंदुओं पर जो है धार्मिक कर जजिया लगा दिया। हिंदुओं के दीपावली, होली जैसे त्योहारों को मनाने से रोक लगा दी। और उसने आदेश दे दिया कि सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दो, या सभी गैर मुसलमानों को मुसलमान बना दो। तो इस कारण से जब कश्मीर के पंडित वगैरह गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचते हैं कि साहब, गुरु महाराज हमारी रक्षा करो, तो गुरु महाराज ने औरंगजेब से कहा कि तुझ में इतना सामर्थ्य है तो इस आम जनता पर अत्याचार मत कर, तू मुझे अकेला मुसलमान बना दे। तुझ में हिम्मत है तो तू मुझे मुसलमान बना दे, तो ये सारे जितने लोग हैं ये बिना मार काट के ही मुसलमान हो जाएंगे। औरंगजेब ने अपनी बहुत बड़ी सेना गुरु तेग बहादुर के पास भेजी। तेग बहादुर गुरु ने जो है मुगलों का सामना किया, भयंकर लड़ाई हुई। कहा जाता है कि इनका सिर कट गया, और सिर को हाथ पे रख के भी ये मुगलों से लड़ते रहे। और जहां इनकी मृत्यु हुई दिल्ली में, वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा स्थापित है। यानी कि आप एक लाइन में याद कर सकते हैं कि 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी। ये दूसरे गुरु हैं जिनकी हत्या मुगलों द्वारा की गई। पहले गुरु थे 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव, जिनकी हत्या जहांगीर ने की थी। और ये 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या औरंगजेब ने कर दी। समझ में आई मेरी बात? अब स्वाभाविक सी बात है कि दुश्मनी तो पहले से ही थी, अब और जोर से बढ़ जाएगी। अब तो सीधी लड़ाइयां होंगी आपस में। तो 10वें गुरु जब गोविंद सिंह जी आते हैं, तब वो अब इस बात को समझ जाते हैं कि ये मुसलमानों से या इन मुगलों से तो लड़ाई अब जोर से ही लड़नी पड़ेगी। और वो बनाते हैं खालसा पंथ। क्या बनाते हैं? चिड़िया नाले बाज लड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कहावा। इनके 4 पुत्रों की इन्होंने आहुति दी। 2 बच्चों को युद्ध में मारे गए, 2 बच्चों को, जोरावर और फतेह सिंह को जिंदा जो है दीवाल में चुनवा दिया गया। पर ये अपने जीवन काल में अंतिम समय तक औरंगजेब से लड़ते रहे। गुरु गोविंद सिंह। तो देखिए, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली के निकट इनकी हत्या करवा दी। बस एक ही प्रश्न बनेगा, अगले गुरु गोविंद सिंह। सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं से बनेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने जो है
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। इनके बाद उन्होंने गुरु पद को समाप्त करके ये कह दिया कि आगे ये गुरु पद को लेकर लड़ाई ना हो, इसलिए हमारा जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही सिखों के लिए गुरु का काम करेगा। इन्होंने सिखों की आधुनिक अवधारणा दी, पंच ककार। हर सिक्के के लिए एक 5 प्रतीक चिन्ह धारण करना अनिवार्य कर दिया। केस, बाल बढ़ाएगा, कृपाण, एक कटार लगा के रखेगा, ठीक है। दूसरा वह जो है अपने बालों को ठीक करने के लिए कंघी रखेगा। क्या रखेगा? कंघी। हाथ में क्या पहनेगा? कड़ा, और एक बड़ा सा कच्छा, है ना। केश, कड़ा, कृपाण, कच्छा, है ना, और कंघा, ये 5 ककार धारण करना हर सिख को अनिवार्य किया। और पुरुषों के नाम के आगे सिंह और स्त्रियों के नाम के आगे कौर लगाने का आदेश दिया। इन्होंने जो है एक बड़ा कार्यक्रम था, उसमें इन्होंने जो है कहा कि भाई जो मेरे लिए शीश देने के लिए आगे आएंगे, मुझे कौन कौन अपना शीश दे सकता है। तो बहुत बड़ा 80,000 लोग वहाँ इकट्ठे थे। गुरु ने खड़े होकर कह दिया मंच से कि कौन कौन है तुम में जो मेरी अपनी गर्दन मुझे देने यहाँ आ रहा है। तो उनमें पूरी भीड़ में से केवल 5 लोग निकल के आए। केवल 5 लोग निकल के आए। गुरु ने इन 5 को अमृत छकाया। अमृत छकाया मतलब है कि इन्हें एक जो शुद्ध जल होता है वो जल पिलाया और उनसे कहा पंच प्यारे। क्या कहा? पंच प्यारे। वो गुरु ने अपने जीवन भर उन 5 प्यारों से सलाह परामर्श लेकर ही कोई भी काम किया। पूरा जो भी सिख साम्राज्य, जो भी उन्होंने सिस्टम युद्ध लड़े या जो कुछ भी किया, उसमें वो 5 लोगों से हर चीज बातचीत कर कर ही काम करते थे। आज भी जब भी सिखों के आपने कोई जुलूस निकलते देखे होंगे तो उनके 5 लोग जो नीले जो कपड़े पहन के, है ना, केसरी स्वापा जो बांध के, वो हाथ में तलवार वलवार लेके निकलते हैं, झंगा सा पहने रहते हैं नीले कलर का। देखे आपने, जिन्हें अपन निहंग कहते हैं, निहंग, है ना। तो वो 5 लोग आगे चलते हैं उनके पूरे जुलूस में। तो वो वही क्या कहें, वो पंच प्यारे हैं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या कहा? सच्चा बादशाह का। इन्होंने सिखों के 5 ककार, केस, कंगा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दी और नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने का के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ पर था? आनंदपुर साहिब। और कार्यस्थली थी पहोता, है ना। ये कहाँ रहते थे? आनंदपुर साहिब में। गुरु गोविंद सिंह ने बहरी मोस्ट खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। गुरु गोविंद सिंह पाहुल प्रणाली शुरुआत की, वेरी मोस्ट। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप तैयार किया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के लिए गुरु का कार्य करेगी। सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया। एक फिल्म आई थी 4 साहिबजादे, आपने देखी होगी, है ना। जो एनिमेटेड मूवी है 4 साहिबजादे, है ना। सन 1708 में नांदेड़, नांदेड़ कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, है ना। तो धोखे से एक गुल खां नाम के पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी 1708 में। औरंगजेब के मरने के 1 साल बाद एक नांदेड़ महाराष्ट्र में गुल खां नाम के पठान ने इनकी धोखे से हत्या कर दी। ये सिखों के 10वें गुरु हो गए। एक बार हम 10 गुरुओं को फिर से रिपीट करते हैं। अब एक साथ 10 करेंगे तो आपको जैसे यहीं पे याद हो जाए। सबसे पहले गुरु नानक देव। नानक देव जी का जन्म 1469, तलवंडी, पाकिस्तान। आप में से हर व्यक्ति बोलेगा मैं 5वीं 6वीं बार बोल रहा हूँ, मैं कनपटे मार दूंगा, नहीं खींच के। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि मैं तुम्हें याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम यहाँ पे मक्कारी मार रहे हो। रिवाइज करने का मतलब क्या होता है? तो पहले गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना की। जन्म कब हुआ? 1469, तलवंडी, पाकिस्तान, ननकाना साहिब। मृत्यु 1539, करतारपुर, करतारपुर, ठीक है। संगत और पंगत इनका प्रमुख कार्य था। दूसरे गुरु अंगद देव, क्यों जाना जाएंगे? गुरुमुखी लिपि के लिए, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा। तीसरे गुरु
अमरदास क्यों जाने जाएंगे? हिंदुओं से अलग लवन पद्धति की शुरुआत की। चौथे गुरु कौन से हैं? रामदास। क्या काम किया इन्होंने? अमृतसर शहर और अमृतसर तालाब की स्थापना इन्होंने की। ठीक है। पांचवे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव किस लिए जाने जाएंगे? जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी और साथ में इन्होंने हरमंदिर साहिब की स्थापना की। छठवें गुरु हरगोविंद। कौन है? हरगोविंद। हरगोविंद ने सिखों का सैन्यकरण किया, अमृतसर की किलेबंदी की, 2 तलवार बांध के बैठते थे, नगाड़ा बजवाते थे, अकाल तख्त की स्थापना की। 2 तलवार बांध के काय बैठते थे? अकाल तख्त पे। 2 तलवार बांध के अकाल तख्त पे बैठते। दरबार है, दरबार में सिंहासन तो हो गई, सिंहासन नाम के अकाल तख्त, वहां बैठते तो 2 तलवार बांध के वो दरबार में क्या बजवाते थे? लंगाड़ी। ठीक है। फिर हर राय। तो हर राय से क्या प्रश्न बनेगा? दारा सको को इन्होंने प्रवचन दिया। फिर कौन से हुए? कौन से नंबर के हैं? 8वें नंबर। हर किशन चेचक से मृत्यु हो गई, अल्प अवस्था में चेचक से मृत्यु हो गई। औरंगजेब को जाके नहीं समझाना पड़ा था। 90 कौन हुए? तेग बहादुर। कौन हुए? तेग बहादुर। हत्या किसने करवा दी? औरंगजेब ने। किसने करवा दी? औरंगजेब, है ना। 10वें गुरु कौन हुए? गोविंद सिंह। अंतिम गुरु थे खालसा पंथ की स्थापना, पाहुल प्रणाली की स्थापना, ककार पंच ककार केस कणा कृपाण कक्षा कटार की स्थापना, सिखों के सिंह और कौर लगाने की, है ना। आदि ग्रंथ का अंतिम रूप संकलन, गुरुपद को समाप्त करके गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु बना दिया। ठीक है। इनकी हत्या नांदेड़ में गुलखा नाम के पठान ने कर दी। इनके पुत्र फतेह सिंह जोरावर सिंह को, है ना, जो है वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। कहानी खत्म हो गई। अब ठीक है, 1708 में इनकी मृत्यु हो जाती है, गुरु गोविंद सिंह। अब गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई अगला गुरु तो होना नहीं है। तो भाई इसके बाद में क्या होता है कि अब जो सिखों का जो पूरे के पूरे ये हमने 10 गुरु देख लिए। अब क्या होता है कि जब सिख पूरे में फैले हुए थे, गुरु कोई बन नहीं सकता था, तो उनमें ऐसे ही एक व्यक्ति निकल के आता है सिखों में, जिसका नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, इनका जन्म 1670 में राजौली गांव पूंछ जिला में हुआ था। बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बंदा के पिता का नाम रामदेव डोंगरा राजपूत थे। और बंदा बहादुर का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करना। बंदा ने लोहागढ़ को अपनी क्या बनाई? लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाई। बंदा बहादुर क्या चाहते थे कि जितना भी एक जो सिख है उनका एक राज्य बन जाए। उन्होंने लोहगढ़ अपनी राजधानी बनाया। बंदा ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी, क्योंकि इस वजीर खां ने क्या काम किया था? गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवाल में चिनवा दिया था, है ना। अब उस समय तक शासन किसका आ गया था? फर्रुखसियार का। फर्रुखसियार, है ना, कंपनी का मैग्ना कार्टा याद आ रहा होगा 1717 में। 1719 तक ये रहा था फर्रुखसियार, है ना। फर्रुखसियार 1719-20 तक ये रहा था। तो उसी समय फर्रुखसियार ने एक बहुत बड़ी मुगल सेना भेजी बंदा बहादुर की हत्या के लिए। तो एक जगह है जिसका नाम है कतलगढ़ी। क्या नाम है? कतलगढ़ी। वहां पर मुगलों की और बंदा बहादुर की भयंकर लड़ाई हुई और अकेले बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया? कतलगढ़ी। देखिए, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर की गुरदासपुर के नांगल में हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। बंदा बहादुर किसने मरवा दिया? फर्रुखसियार ने, है ना। अब बंदा बहादुर जब मर गया तो कोई भी लीडर नहीं बचा। तो पहले तो गुरु हुआ करते थे, फिर एक बंदा बहादुर निकल के आया बीच में। अब सिख छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। जब सिख छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए तो इन सभी सिखों को इकट्ठा करने का प्रयास किया
नवाब कपूर सिंह की पहल, नवाब कपूर सिंह ने एक पहल की, शुरुआत की और सिख टुकड़ियों को 1748 में दल खालसा में विलय कर दिया। क्या बना दिया? सभी टुकड़े जो थे उन्हें इकट्ठा करके क्या बना दिया? दल खालसा। किसने? नवाब कपूर सिंह। बाद में अब चूंकि ये बहुत बड़ा दल हो गया था तो उन्होंने कहा कि सबका इकट्ठा रख पाना संभव नहीं, इसलिए इन्होंने इन सभी जो दल खालसा था इसको 12 दलों में बांट दिया और इन दलों को नाम दिया मिसल। क्या नाम दिया? मिसल। मिसल का मतलब होता है समान। क्या मतलब होता है? समान। मिसल का मतलब क्या होता है? समान। कि सभी 12 दल हैं, दल खालसा के 12 टुकड़े किए और सभी को नाम दिया मिसल, अलग अलग मिसल। मिसल मतलब है समान। तो जस्सा सिंह आहलूवालिया ने, किससे? जस्सा सिंह आहलूवालिया ने दल खालसा का नेतृत्व किया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिन्हें मिसल नाम से जाना गया। तो दो नाम और आ गए, करपूर सिंह जिन्होंने दल खालसा बनाया और जस्सा सिंह आहलूवालिया, इन्होंने मिसलों 12 मिसलों की स्थापना की। क्या बनाई? 12 मिसलों की स्थापना की। मिसल का मतलब है समान। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि ये जो 12 मिसल थे, ये जो 12 मिसल थे, समझ में आ रही ना पूरी कहानी? गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर हुए, बंदा बहादुर को बरकसवार ने मरवा दिया। बंदा बहादुर के बाद सिख साम्राज्य छोटे टुकड़ों में टूट गया। इन टुकड़ों को इकट्ठा करके दल खालसा बनाया नवाब करपूर सिंह ने, है ना। दल खालसा को 12 मिसलों में विभक्त कर दिया जस्सा सिंह आहलूवालिया ने। सुन लेना, दिमाग से पढ़ना, है ना। तो अब जो 12 मिसल थे, इन्हीं मिसलों में से एक मिसल है जिसका नाम था सुकर चकिया। इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल थी जिसका नाम था सुकर चकिया। उस सुकर चकिया मिसल के जो प्रधान थे उनका नाम था महासिंह। क्या नाम था? महासिंह। महासिंह के बेटे का नाम हुआ दिलीप सिंह। क्या नाम हुआ? दिलीप सिंह। और दिलीप सिंह ने इन सभी 12 मिसलों को एक किया। हाँ, सॉरी सॉरी, महासिंह के रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के दिलीप सिंह। महासिंह के बाद में कौन हुए? रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह ने इन सभी 12 मिसलों को एक किया, इन 12 मिसलों को एक किया और 12 मिसलों को एक करके एक बड़े से सिख साम्राज्य की स्थापना की। अब इन जो रणजीत सिंह का जो सिख साम्राज्य था, ये दिख रहा है आपको? इसमें इनके कुल 4 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 4। एक कश्मीर, लाहौर, पेशावर और मुल्तान। कश्मीर, लाहौर, पेशावर, मुल्तान। ठीक है। और रणजीत सिंह ने बहुत लंबे समय तक इस क्षेत्र में शासन किया। अब आप देख रहे हो कि धीरे धीरे मुगलों का अस्तित्व समाप्त होता चला गया और भारत में अंग्रेजों का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है। देखिए, हम इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। रणजीत सिंह, तो हमने कहा जो जस्सा सिंह आहलूवालिया ने 12 मिसल बनाई थी, उस मिसल शब्द का अरबी भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? समान। आधुनिक पंजाब में के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। यानी 12 मिसलों में एक मिसल थी, इसका नाम था सुकर चकिया। और सुकर चकिया के जो मुखिया थे उनका नाम था महासिंह। और महासिंह के घर में ही रणजीत सिंह का जन्म हुआ। रणजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला, जो पंजाब में जगह है गुजरांवाला में, 2 नवंबर 1780 को सुकर चकिया के मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। और इनके दादा का नाम था चतर सिंह ने 13 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को प्रमुखता दिलवाई थी। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में, सूबा मतलब प्रदेश, प्रांतों में बटा हुआ था। कौन कौन थे? पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। ये याद रख लेना, कितने प्रांत थे? 4। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। ठीक है। रणजीत सिंह की सरकार को खालसा, इस सरकार को क्या कहते थे? खालसा। स्थाई सेना को फौजे आइन कहा जाता था। जो सेना थी उसे फौजे आइन, फौज से शब्द है, फौज सेना, फौजी आइन। और जो सरकार थी उसे क्या कहा गया? खालसा। क्या कहा गया? खालसा। अब क्या होता है
कि देखो जब तक आप देख पा रहे हैं कि समय 1780 में तो रंजीत सिंह पैदा हुए, रंजीत सिंह बड़े हुए होंगे, इन्होंने कम से कम 18-19 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र राज्य संभाला होगा। ठीक है, तो 80 का 1600 आ गया, 1600 के बाद तो आप देख रहे हैं कि सॉरी 1800 आ गया, और 1757 में तो अंग्रेजन ने प्लासी युद्ध जीत लिया, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया, 1760 में बांडीबास का युद्ध में फ्रांसीसियों को हरा दिया, है ना। 1761 में मराठा भी हार गए थे पानीपत युद्ध में, कौन से, अहमद शाह अब्दाली से। इसके बाद में आप देख रहे हैं कि नीचे जो है हमारे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी हो गए। अब आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में आखिरकार पूरी तरीके से टीपू सुल्तान को मार दिया था और पूरे मैसूर पे कब्जा कर लिया था। मतलब तुम समझ पा रहे हो कि देखो अंग्रेज इधर सब कुछ कर रहे हैं, देखो इधर बंगाल को जीत लिया, अवध, दिल्ली में मुगल बादशाह, ये सब बक्सर का युद्ध, इधर तुम देख रहे हो तो पूरे फ्रांसीसियों को हरा दिया, इधर मैसूर को हरा दिया, है ना। ये सब कहानी चल रही है। इधर मराठों से भी लड़ रहे हैं, आखिरकार 1818 में मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया था। 1818 में, याद आ रहा हो तुम्हें तो, मराठा साम्राज्य भी उन्होंने अंतिम पेशवा को हटाकर खत्म कर दिया था। लेकिन इधर हाथ नहीं डाल रहे हैं, कौन, अंग्रेज। क्योंकि जब रणजीत सिंह इस क्षेत्र के राजा थे तो रणजीत सिंह, देखो रणजीत सिंह की एक आंख फूट गई थी। रणजीत सिंह बहुत बड़े योद्धा थे, खतरनाक। और रणजीत सिंह ने इन अंग्रेजों को अपने राज्य में एंट्री नहीं दी। रंजीत सिंह जब कहते कि भाई साहब ना तो हमें तुमसे कछु खरीदना है ना बेचना है, तो मैं ते आई मत जाइयो, तो तुम्हें टांगा तोड़ देव मैं, समझ गए। कहा कि जे अंग्रेज क्या करते, पहले बेच में जाते, व्यापार करते, फिर धीरे धीरे एंटरफेयर करते, तो फिर बॉस बन जाते। तो इनने कही नहीं, तो मैं ते आओगे ही नहीं, ये तमाशा देखता कि तुम्हें ते आओगे ही नहीं। तो जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे तब तक इन अंग्रेजों की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेजों के और रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हो गई थी, है ना। चार्ल्स मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि, इस संधि के तहत अंग्रेज नहीं आए। लेकिन जब रणजीत सिंह मर गए तो उनके बेटा जो थे दिलीप सिंह, वो छोटे थे, और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उसको बैठा दिया, महारानी जिंदा, रणजीत सिंह की पत्नी का नाम था महारानी जिंदा। जिंदा थी तो उनके जो बेटे दिलीप सिंह को गद्दी बैठाया। अब दिलीप सिंह नाबालिग थे, तो राजकाज कौन संभाल रही थी, महारानी जिंदा। और इसी बात का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने जो है पंजाब पर आक्रमण कर दिए। दो युद्ध हुए, प्रथम आंग्ल सिख, द्वितीय आंग्ल सिख। दूसरे युद्ध के बाद पंजाब को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, सिख साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। देखिए सिख अंग्रेज संबंध, चार्ल्स मैटकॉफ था और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। अब इसका आप समय भी याद रखेंगे, वेरी मोस्ट, ये भी याद रखेंगे कि चार्ल्स मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच हुई संधि का नाम था अमृतसर संधि। और कब हुई, 1809 में। कब हुआ, 1800, ध्यान सुनिएगा मैं फिर बोल रहा हूं। अमृतसर की संधि किस किस के बीच में हुई थी, चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। चार्ल्स मैटकॉफ अच्छे से याद करेंगे, चार्ल्स मैटकॉफ रणजीत सिंह के 1809 सन, 1809 सन भी याद रखना है, ठीक है। रणजीत सिंह जमान शाह अफगानी की अनुमति पर लाहौर के शासक बने। जमान शाह अफगानी की अनुमति पर लाहौर शासक बने। रणजीत सिंह की सास सदा कौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। जो 12 मिसल थे उनमें एक मिसल का नाम कन्हैया था। फैजलपुर के कपूर सिंह ने किसानों को संगठित कर दल खालसा नामक संगठन बनाया। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर को जीत लिया और जहां उसे प्रसिद्ध जमजम तोप मिली, जमजम जो तोप थी उसी से उन्होंने फिर ईरान पर भी विजय प्राप्त की। और आपको पता है कि जो कोहिनूर हीरा जिसको मोहम्मद शाह से छुड़ाकर कौन ले गया था, नादिर शाह, 1739 में, याद आ रहा है क्या आपको, 1739 में
ईरान का शासक नादिर शाह आया था, जो भारत में उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। और मोहम्मद शाह से जो तख्ते ताउस, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, एक मयूर सिंहासन, उसे तख्ते ताउस कहते हैं, उसी में लगा था कोहिनूर हीरा। उस कोहिनूर हीरा लगी हुई सिंहासन तख्ते ताउस को ले गया था ईरान, कौन? नादिर शाह। और रंजीत सिंह ने उस ईरान, उसके बाद के ईरान के राजाओं पर आक्रमण करके उनसे कोहिनूर हीरा प्राप्त कर लिया। तो जो कोहिनूर हीरा था वो किसके पास आ गया? रंजीत सिंह के पास। ठीक है। मराठा यशवंतराव होलकर ने सिख सरदार रणजीत सिंह से सहायता याचना की, लेकिन सहायता नहीं दी गई। रणजीत सिंह ने 13 जुलाई 1813 को हैदास में अफगानों को परास्त कर अटक पर अधिकार कर लिया। हम कहते हैं ना, अटक से कटक तक भारत है, तो अटक पर रणजीत सिंह ने पैदल सेना को एलार्क और बेंजूरा फ्रांसीसियों के अधीन रखा। समझ रहे हैं मेरी बात? ये एलार्क और बेंजूरा कौन है? फ्रांसीसी। क्योंकि रणजीत सिंह समझ गए थे कि अंग्रेज कभी लड़ेंगे तो अपने पास भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हमारी सेना भी इनके जैसी ट्रेंड होनी चाहिए। मगर रणजीत सिंह की विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ थे। रणजीत सिंह के राज्य में किसानों से उपज का 1/3 भाग या 1/5 भाग कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज बताया। लॉर्ड ऑकलैंड जो थे, उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह की जो सेना थी, घुड़सवार सेना, वो संसार में सबसे सुंदर सेना थी, घुड़सवार सेना। रणजीत सिंह के राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालत ए आला। और रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई 28 जून 1839 को। याद रखेंगे, रणजीत सिंह की मृत्यु 18 जून 1839। ठीक है। अब जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु हुई तो जो अंग्रेज इधर सबसे निपट चुके थे, सब 18 जून 1839, 1818 में लास्ट मराठा ही पावरफुल बचे थे, उन्हें और मिला लिया था। उससे पहले मद्रास जीती लिया था, फ्रांसीसियों को कीटी दिया था, बंगाल पे कब्जा हो ही गया था। बंगाल पे तो पूरा उन्होंने अपना शासन लागू कर दिया 1773 में रेवोल्यूशन एक्ट लागू करके, तो है ना, पूरे बंगाल, कलकत्ता और मुंबई और मद्रास को मिला करके एक प्रेसिडेंसी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था वॉरेन हेस्टिंग को। याद आ रहा है कुछ? देखो, इतिहास में अब गड्ढा नहीं होना है, अलग अलग पढ़ के अब सबको एक करना है। और तुमने अलग अलग नहीं पढ़ा तो तुम एक कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर चीज को मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा, तुम्हें याद कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास को ऐसे नहीं पढ़ा जाता। इतिहास में सारी घटनाओं को पहले अलग अलग पढ़ो और फिर उनको मिला के इकट्ठी करो। और अब आपने अलग अलग पढ़ा नहीं, और पढ़ा भी तो ऐसे ही वैसे पढ़ा, तो अब आप देखोगे कि पूरा का पूरा वो गड्ढ होके दही बड़ा बन जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए पहले मैसूर पूरा निपटाओ, युद्ध, फ्रांसीसी युद्धों को निपटाओ, और उन सनों को, उस समय घटनाओं को याद रखो, क्योंकि उन घटनाओं को कहीं ना कहीं हमको जोड़ना पड़ता है बाद में। अब 1839 सन याद रखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कम से कम 1839 के बाद हुआ होगा। रणजीत सिंह के जिंदा रहते रहते तो युद्ध हो नहीं पाया। ठीक है, तो भाई यही होता है। रणजीत सिंह के बाद गद्दी पर बैठने वाले व्यक्तियों में खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह और राजमाता जिंदन, महारानी जिंदा भी इन्हें कहा जाता है। अब आंग्ल सिख युद्ध 39 में रणजीत सिंह मर गए। उसके बाद में शासक बने भी थोड़े समय के लिए, खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, सब फालतू की बात थी, और अंग्रेज उन्हें इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, दो ही हुए हैं, ज्यादा याद नहीं करना। पहला 1845 से 46 तक युद्ध हुआ था, और दूसरा युद्ध जो होता है रणजीत सिंह, इसमें 1849 है ना, 1848 से 49। पहला 45 से 46, दूसरा 48 से 49। दो ही युद्ध हुए हैं। आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, अंग्रेजों का सिखों के साथ युद्ध। अब देखो, उन पहले युद्ध की बात करते हैं तो 1845 में
ह्यूगफ के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1845 को मुदकी नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को पराजित किया। सिख थे लाल सिंह, अंग्रेज थे ह्यूगफ। दोनों की लड़ाई हुई मुदकी नामक जगह पर और सिख अंग्रेजों से हार गए। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है ना। अब जब सिख हार गए तो हारने के बाद समझौता करना पड़ेगा। तो पराजित होने के बाद सिखों ने 8 मार्च 1846 की अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली, लाहौर की संधि। ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1846 तक चला, इसके तहत पहली लड़ाई लड़ी वो थी जो हमारी मुदकी की लड़ाई। उसमें क्या हुआ कि सिख हार गए, लाल सिंह हार गया, अंग्रेज था ह्यूगफ, और संधि करनी पड़ी सिखों को जिसका नाम था लाहौर की संधि। फिर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, जनरल हॉर्डिंग। याद रखेंगे, लॉर्ड जनरल हॉर्डिंग। कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1946 की हुई। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना को पंजाब में रहना स्वीकार कर लें। क्योंकि राजा दिलीप सिंह छोटे थे तो एक और संधि हुई, भैरोवाल की संधि। लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि, दो संधियां हुई। ये 45 में लाहौर की संधि और दूसरी भैरोवाल संधि। इस संधि के तहत ये स्वीकार कर लिया सिखों ने कि भाई महाराजा दिलीप सिंह छोटे हैं और उनकी सहायता के लिए एक अंग्रेजों की सेना कायम रहेगी, लाहौर में रहेगी। और यह उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। महारानी जिंदन को जो है 20 अगस्त 1847 को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया। जो महारानी जिंदा जो दिलीप सिंह की संरक्षिका थी, उनकी माँ थी, है ना, उनको दिलीप सिंह से अलग करके उनसे कहा कि तुम 48,000 रुपया लो भैया, साल भर में खर्चा पानी है और जाओ अलग, दिलीप सिंह को काम करने दो। अब होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। जब अंग्रेजों ने ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, एक तो उनकी सेना रुक गई थी लाहौर में, हर बात में रोका टोकी लगा रहे थे दिलीप सिंह से, जो वो कह रहे थे वो करवा रहे थे, वो बच्चे थे। तो इस युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियन वाला की लड़ाई वेरी मोस्ट कब हुई थी, 1848-49 में, जिसमें सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ाई लड़ी गई। सिख नेता थे शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर थे गफ के बीच में लड़ाई हुई, चिलियन वाला के युद्ध। द्वितीय के समय भारत का लॉर्ड डलहौजी था। पहले के समय कौन था, लॉर्ड हॉर्डिंग। दूसरे समय कौन था, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, खतरनाक आदमी लॉर्ड जिसने हड़प नीति चलाई थी, डलहौजी, अपन बाद में पढ़ेंगे। इस युद्ध में गप के स्थान पर ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति चार्ल्स नेपियर बना। यह लड़ाई चार्ल्स नेपियर नेतृत्व में अंग्रेजों और सिखों के मध्य 21 फरवरी 1849 को लड़ी गई। कौन सी लड़ाई, चिलियन वाला का युद्ध। 1849 चिलियन वाला का युद्ध दूसरे आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ी गई। कौन सी लड़ाई, चिलियन वाला की लड़ाई। इस युद्ध में सिख बुरी तरीके से पराजित हो गए। जब सिख बुरी तरीके से पराजित हो गए तो दिलीप सिंह से को लंदन भेज दिया कि तुम जाओ, तुम बच्चियों भी पढ़ाई करो। सिख साम्राज्य पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और सिखों का कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया। सिखों के पास जो कोहिनूर हीरा था वो महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया। इसलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि कोहिनूर हीरा आज भी ब्रिटिश के जो है म्यूजियम में रखा हुआ है, और ये हीरे पर भारत भी दावा करता है और पाकिस्तान भी दावा करता है। कि पाकिस्तान कहता है कि भाई लाहौर से गया था, लाहौर हमारा हिस्सा है, मतलब वर्तमान पाकिस्तान से ही अंग्रेज ले गए थे, इसलिए वो कोहिनूर हीरा हमको दो। क्योंकि भारत सरकार भी दावा करती है, लेकिन वो अंग्रेज थोड़ी कोई दंगे, तुम दावा करते रहो, मांगते रहो, उनके पास है। लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया। पूरे सिख साम्राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजता के ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शामिल कर लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह सूजा
से वही प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था जिसे नादिर शाह लाल किले से लूटकर ले गया था। बाकी कोहिनूर हीरा की तो अपने आप में एक बड़ी कहानी आपने सुनी होगी। वैसे कोहिनूर हीरा का ऐतिहासिक प्रमाण ये है कि ये जो हीरा है ये गोलकुंडाई खदान से मिला था। कहाँ मिला था? और ये गोलकुंडाई खदान से प्राप्त हुआ था और ये तेलंगाना के राजा रुद्र प्रताप सिंह के पास था। तो जब सल्तनत काल में आपको पता हो अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण में आक्रमण किया था तो उसके साथ उसका सेनापति था मलिक काफूर। मलिक काफूर जिसे अपन 1000 दीनार भी कहते थे, उसने उनसे प्राप्त किया था ये कोहिनूर हीरा। और उसने किसको दिया था आकर के? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सल्तनत काल में रहा। सल्तनत काल के बाद में ये हीरा जो है मध्यकाल में जी हीरा आ जाता है ग्वालियर के राजाओं के पास। जब हुमायूं आक्रमण करता है भारत पर, अब बाबर हुमायूं, तो हुमायूं प्राप्त कर लेता है ग्वालियर के शासकों से। तो ये मुगलों के पास आ जाता है। मुगलों के पास रहता है ये बहुत लंबे समय तक, हुमायूं के बाद है ना अकबर, जहांगीर और शाहजहां। शाहजहां इसे लगवा देता है एक काय में तक, और शाहजहां इसकी बहुत काट छांट करवाता है। ये बहुत बड़ा था और भी छोटा बचा। ये वर्तमान में 105 कैरेट का है, हल्के से गुलाबी रंग का हीरा है। इतिहासकार बर्नी ने उस समय इसका जो है अनुमान लगाया कितना कीमती होगा, तो मुद्राओं में तो उसका अनुमान लगाना मुश्किल था। तो इतिहासकार बर्नी ने लिखता है कि भाई अगर इस हीरे को बेच दिया जाए तो पूरी दुनिया 2 दिन तक भोजन कर सकती है। मतलब इस तरीके से उन्होंने कीमत का अनुमान लगाया। तो ये तख्ते ताउस में लगा रहा। उसके बाद फिर मोहम्मद शाह जब मुगल बादशाह थे तब नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह इसको लेकर ईरान चला गया। नादिर शाह के बाद में ईरान का एक शासक हुआ शाह सूजा। शाह सूजा से किसने प्राप्त किया? रणजीत सिंह ने। रणजीत सिंह के पास था। रणजीत सिंह के बाद में दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह के समय लॉर्ड डलहौजी ने जो सिख साम्राज्य का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया, तो वहां से इस हीरे को अंग्रेजों ने अपने पास ले लिया और ये हीरा महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा और विक्टोरिया के मुकुट में इसको लगा दिया गया, क्राउन में लगा दिया गया। और तब से ये क्राउन में लगा है और ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में इस हीरे को रखा गया है ना। आप और हम अब बस इसके ऊपर फिल्में बनाते हैं, है ना। बैंग बैंग हमारे ऋतिक रोशन जाते हैं और लंदन से फिल्मों में हीरा को लेके आ जाते हैं, है ना। हम सब ऐसा करते रहते हैं। बाकी ये सिख साम्राज्य ये अगर पूरा आपने पढ़ लिया तो अब जो है इसको स्टॉप कर दो। अब यार नोट्स तो